Good morning to all. First of all, I would like to welcome you for this Good Living Drive session. January is a cervical cancer awareness month. So why are we speaking so much about this cervical cancer? That is what I am going to explain to you. Why is it important that we should be aware about this cancer? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। तो ये बच्चादानी है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये पूरा बच्चादानी है। और बच्चादानी का नीचे वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं बच्चादानी का मुंह, और इसी को इंग्लिश में सर्विक्स बोला जाता है। तो ये जो सर्विक्स है या लोअर पार्ट है, उसमें वहां सेल्स की ग्रोथ रैपिडली होती जाती है, चेंजेस होते हैं हार्मोन्स की वजह से। तो जहां पर भी सेल्स की ग्रोथ रैपिडली होती है, चेंजेस होते रहते हैं, तो वहां उस जगह पर कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये पार्ट जो रहता है वो एक्सपोज रहता है। जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तब ये पार्ट एक्सपोज रहता है, और ये पार्ट सबसे ज्यादा एचपीवी नाम के वायरस को इन्फेक्शन का जगह रहता है। और जब यहाँ कैंसर होता है तो उस कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो ये कैंसर की बीमारी हमारे देश में कितनी है अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद में सर्वाइकल कैंसर ए मोस्ट कॉमन कैंसर है। अगर 100 महिलाओं को कैंसर की बीमारी है तो उनमें से 20% महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर रहता है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद में ये सबसे कॉमन कैंसर है। और अगर हम रूरल इंडियाज में देखा जाए तो ये सबसे कॉमन कैंसर महिलाओं में होने वाला कैंसर है। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो है सर्वाइकल कैंसर के बारे में, वो है अगर आप ब्रेस्ट कैंसर में देखा जाए तो इतने सारे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उन लोगों की मौत नहीं होती है। अगर यही प्रमाण अपने सर्वाइकल कैंसर में देखा जाए तो अगर 2 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर हमने डिटेक्ट किया तो उनमें से 1 महिला का मौत इस कैंसर की वजह से हो सकती है। तो सर्वाइकल कैंसर ये जो बीमारी है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में ज्यादा रहती है, और हमारा इंडिया भी उसमें कुछ कम नहीं है। हम भी, हमारे देश में भी 1 लाख में अराउंड 18 महिलाओं में ये कैंसर दिया जाता है। अगर वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो हर 2 मिनट में 1 महिला की मौत ये सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है, एक ऐसा कैंसर है कि हम इस कैंसर को पूरी तरह से हटा सकते हैं, एक कैंसर होने से रुकवा सकते हैं। फिर भी इसकी समस्या बहुत बड़ी है। इट इज नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज वर्ल्ड ओवर दैट वी आर फेसिंग विद दिस सर्वाइकल कैंसर प्रॉब्लम। वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 लाख वुमेन हर साल में सर्वाइकल कैंसर की वजह से डिटेक्ट होते हैं, और 3,50,000 वुमेन की डेथ इस कैंसर की वजह से होता है। जैसे कि मैंने बताया है, ये कैंसर लो इनकम कंट्रीज में ज्यादा होता है। वैसे ही रूरल इंडियाज में, अगर अर्बन एरियाज में देखो तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा डिटेक्ट होता है, लेकिन अर्बन एरियाज में इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द पुअर इम्यूनिटी और प्योर जेनाइटल हाइजीन दैट वी आर गेटिंग दिस कैंसर मोर इन लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। ये वर्ल्ड ओवर का भी यही स्टोरी है। ये जो कैंसर है, ये कैंसर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस से होता है, जिस वायरस का नाम एचपीवी है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। पहले तो हमारे पास एक वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, जिससे वायरस का इन्फेक्शन होने से हम रोक सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो ये कैंसर को एक प्री कैंसरस स्टेज रहता है। इनमें हम स्क्रीनिंग करके, स्क्रीनिंग यानी ऐसे कोई टेस्ट जो टेस्ट हमें एक कैंसर
सिम्टम्स, यानी आपको कोई साइंस एंड सिम्टम्स आने से पहले हम डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं, ताकि कैंसर हो ही ना। क्योंकि हमें कैंसर की वजह पता है और हमारे पास इफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो अभी WHO ने ग्लोबल स्ट्रेटेजी डेवलप किया है, बनाया है, ताकि हम एक कैंसर को पूरी तरह से निकाल पाए। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है कि बाय 2030 वी शुड बी एबल टू वैक्सीनेट all our girls by the age of 15 years. At least 90% of the girls should be vaccinated. 70% of the women between the ages of 21 to 45 years should be screened with the high performance test at least once at 35 years and again by the age of 45 years. और 90% of the women जिनको हम स्क्रीन करके डिटेक्ट करते हैं, उनको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलना चाहिए टू ट्रीट प्री कैंसरस एंड इन्वेजिव कैंसर्स। तो हम ये सारा कुछ अचीव होने से क्या होगा कि हम दिस विल बी वन कैंसर दैट वी कैन एलिमिनेट फ्रॉम द वर्ल्ड टोटली। तो एचपीवी के बारे में बात करते हैं। ये वो वायरस है, उसकी वजह से कैंसर होता है। ये 99% of the cervical cancers are caused by this virus called human papilloma virus. ये जो वायरस रहते हैं, इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स रहते हैं। सब वायरस टाइप्स कैंसर नहीं प्रोड्यूस करते हैं। There are certain viruses, there are more than 100 strains that are available, out of which only a few are oncogenic or cancer producing. इनसे इन्फेक्शन हुआ तो ही कैंसर होगा। इन स्ट्रेन्स को हम हाई रिस्क एचपीवी बोलते हैं या ऑन्कोजेनिक एचपीवी वायरस बोलते हैं। सबसे कॉमन ऑन्कोजेनिक वायरस स्ट्रेन्स है, सबसे कॉमन जो है वो है HPV 16, HPV 18, HPV 31, 33, 45, 52 एंड 58। ये जो स्ट्रेन्स है, अगर किसी को इस वायरस का इन्फेक्शन हुआ, सर्विक्स में हुआ तो सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना होती है। बाकी के जो कैंसर रहते हैं, जो कि एनोजेनाइटल कैंसर रह सकते हैं, ओरोफेरेंजियल कैंसर इस वायरस की इन्फेक्शन से हो सकता है, और बाकी के प्री कैंसरस लीजन्स भी इस वायरस की वजह से होते हैं। ये वायरस जब वो नॉन ऑन्कोजेनिक रहते हैं, जैसे कि HPV 6 या HPV 11, ये वायरसेस बिनाइन कंडीशन जैसे कि वॉट्स तैयार, इनकी वजह से इन्फेक्शंस के वॉट्स होते हैं। तो ये वायरस, जैसे कि मैंने बोला, एक कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है। यूजुअली वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रहता है। जब भी महिला सेक्सुअली एक्टिव होती है, तब ये वायरस इन्फेक्ट करता है। वैसे देखा जाए तो जब भी कोई भी महिला सेक्सुअली एक्टिव होता है, तो 90% ऑफ द वुमन विल गेट इन्फेक्टेड विद दिस वायरस। लेकिन ज्यादातर हमारी जो प्रतिकार शक्ति रहती है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, उस इम्यूनिटी के वजह से ये इन्फेक्शन को फाइट किया जाता है और वायरस को हमारे बॉडी से निकाला जाता है। अगर 100 वुमेन्स इन्फेक्ट हुए, तो उनमें से मोर देन 90% वुमेन में ये वायरस निकाला जाता है। अभी कोई किसी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग ना हो कि उस वायरस को टोटली फाइट करके निकाला जाए, तो ऐसे 10% वुमेन रहते हैं जिनमें ये वायरस रह जाता है। ओवर द टाइम किसी का वो क्लियर हो जाता है, ओवर द टाइम किसी को वो वैसे ही रह जाता है, जिसको हम परसिस्टेंट HPV वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। एंड ये परसिस्टेंट वायरल इन्फेक्शन, जब ये वायरस बहुत देर तक हमारे बॉडी में रह जाता है, तभी वो सेल्स में चेंजेस, वो सेल में जाता है अंदर, उसमें बाद में वो चेंजेस लाता है, और वो चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट हो जाते हैं प्री कैंसरस लीजन में और बाद में कैंसरस लीजन में। तो अगर सेक्सुअल एक्टिविटी इनिशिएट हुआ, सपोज से बाय 15 और 16 इयर्स, which might be also later, जब ये सेक्सुअल एक्टिविटी इनिशिएट होता है, उसके बाद ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्लियर होता है। जिनमें परसिस्ट होता है ओवर द पीरियड ऑफ 5-10 years, इट गेट कन्वर्टेड टू प्री कैंसरस लीजन्स। और प्री कैंसरस लीजन से कैंसर होने में भी टाइम लगता है, अराउंड 5 to 10 years या 15 years के टाइम के पीरियड के ओवर ही
ये कैंसर प्री कैंसरस लीजन से कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन से प्री कैंसरस लीजन तक अराउंड 10 ईयर्स रहते हैं, जब तक हम परसिस्टेंट एचपीवी वायरस डिटेक्ट कर सकते हैं। और प्री कैंसरस लीजन से कैंसर तक हमारे पास और 10 ईयर्स का टाइम रहता है, जब हम प्री कैंसरस लीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट से। और अगर हमने इसको प्री कैंसरस स्टेज तक ही रोक दिया तो ये कैंसर होगा ही नहीं। तो एचपीवी इन्फेक्शन होने के रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं? तो जैसे कि मैंने बोला, ये एचपीवी इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रहता है। तो अगर आपका पार्टनर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, उनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, या किसी के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, तो रिस्क रहता है कि कहीं से ये एचपीवी इन्फेक्शन किसी से ट्रांसमिट होकर आप तक पहुंच जाए। दूसरी चीज रहती है कि अगर आपको को और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, बाकी के इन्फेक्शन है, तो भी वो इम्यूनिटी कम करके परसिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी अर्ली एज पर शुरू हो गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही वापस से बच्चा होना, मोर देन 2 चाइल्ड बर्थ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर परसिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन बिकॉज रिपीटेड ट्रॉमा हो जाता है। वैसे जैसे मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप किसी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जैसे कि क्रोनिक रिनल फेलियर, या आपको और कोई कैंसर की बीमारी हो, या आप स्मोक करते हो, तो ये सारी चीजें आपका इम्यूनिटी नीचे कर सकता है और परसिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर्स, सर्वाइकल कैंसर्स के रिस्क फैक्टर्स है। तो सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं? अनफॉर्चुनेटली जब ये अर्ली स्टेजेस में होता है तब ये शायद असिम्टोमेटिक रहते हैं। जो हम अर्ली स्टेजेस में सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीनिंग मेथड्स, जिसके बारे में मैं आगे जाकर बात करूंगी, स्क्रीनिंग में पकड़े जाते हैं। या कभी कभी कोई तो सिम्टम रहते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर के पास आते हैं, इसलिए वो पकड़ाए जाते हैं। तो कौन से सिम्टम पर आपने ध्यान देना चाहिए, विच माइट बी द सटल सिम्टम्स? तो ज्यादातर ये सर्वाइकल कैंसर जो रहते हैं वो यंगर लेडीज में होते हैं, 35 के 40 के एज में होते हैं। ओल्डर लेडीज में भी होता है, अबाउ 60 इयर्स पे भी एक कॉमन है। लेकिन आपको अगर कोई भी ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, महीने के सिवा और भी कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, या महीने के टाइम पर ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए। संबंध रखने के बाद जिस थोड़ा भी स्पॉटिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, रेडिश डिस्चार्ज हो रहा है, तो भी ये सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम हो सकता है, डॉक्टर को जाकर जांच करनी चाहिए। इसको हम पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग बोलते हैं। 2 महीने के बीच में आपको ब्लीडिंग होना, जिसको हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, वो भी हुआ तो भी ये सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम हो सकता है। दूसरा और एक सिम्टम है कि वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज, थोड़ा सा वजाइनल डिस्चार्ज हमेशा पीरियड्स के इन बिटवीन आता है, लेकिन वो ज्यादा डिस्चार्ज होने लगा, या उसको फाउल स्मेलिंग है, या उसका कलर चेंज है, ऐसे कुछ भी एबनॉर्मल चीज दिखाई दी, तो जरूर डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये सिम्टम कैंसर के ही है, ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, बाकी चीजों से भी हो सकती है, लेकिन जरूरी ये है कि कैंसर रूल आउट करना चाहिए। बाकी के सिम्टम जैसे कि पेट के नीचे भाग में दर्द होना, बैक पेन होना, लेग स्वेलिंग होना, ये एडवांस स्टेजेस के कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टर को जाकर जल्दी दिखाना चाहिए। तो हमारा जो टारगेट है, why are we making you aware, is that we are trying to prevent this cancer from occurring. And how can we do it? There are 3 ways. One is avoid the risk factors. Second, we have to avoid the HPV infection from occurring or persistent HPV infections from occurring. And even if this thing occur, we should be screening and treating the precancerous lesion before the cancer has occurred. So we will talk about this individually. So risk factors
तो मैंने आपको पहले ही बताया है, टू अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। यंग एज पर इंटरकोर्स नहीं शुरू करना है, मैच्योर एज पर ही सेक्सुअली एक्टिव होना है, जैसे कि आफ्टर द एज ऑफ 18 या 23 ईयर्स। पहला चाइल्ड बर्थ प्रेफरेबली आफ्टर द एज ऑफ 23 ईयर्स होना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप रहनी चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग डिक्रीजेस योर इम्यूनिटी और परसिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ा देता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हमने अवॉइड करने चाहिए ताकि आपको एचपीवी का इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट आई विल स्पीक अबाउट स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग ऐसे टेस्ट होते हैं जो असिम्टोमेटिक, जहां किसी को कोई सिम्टम नहीं है या कोई साइन नहीं है, ऐसे वुमन में किए जाते हैं और असिम्टोमेटिक डिसीज पकड़ा जाता है ताकि वो ट्रीट किया जाए। लकीली सर्वाइकल कैंसर ऐसा कैंसर है, मैंने बताया कि हमारे पास 20 इयर्स का टाइम गैप है जहां से हम एक प्री कैंसरस लीजन या परसिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारे पास वो इफेक्टिव टेस्ट भी है जब हम वो ट्राई करके ये बीमारी पकड़ सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट आर समथिंग कॉल्ड एज पेप टेस्ट, एचपीवी डीएनए टेस्ट, और जहां लो रिसोर्स सेटिंग है, जहां रूरल एरियाज है, जहां लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जहां पेप टेस्ट और एचपीवी डीएनए टेस्ट करने के लिए, तो उस सिचुएशन में हम simple test just by inspection with by applying some solutions we can detect this precancerous lesion, जिसको हम visual inspection by acetic acid और visual inspection by Lugol's iodine करते हैं। तो ये पेप टेस्ट या एचपीवी डीएनए टेस्ट कैसे किया जाता है? ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट टेस्ट करता है और कोई ये टेस्ट करने में कोई पेन नहीं होता है। इम्पोर्टेंट यही रहता है कि प्रेफरेबली आपको तभी मेंसेस नहीं शुरू होने चाहिए या ब्लीडिंग नहीं, एक्टिव ब्लीडिंग नहीं रहना चाहिए, और महीने के कोई भी दिन पर जाकर आप ये टेस्ट करवा सकते हो। सिंपल सा टेस्ट रहता है जहां आपका डॉक्टर आपको लाई डाउन करने बोलता है, सर्विक्स को वो स्पेक्यूलम से देखते हैं और कॉटन बड से थोड़े से गिरे हुए सेल कलेक्ट किए जाते हैं, जो हम बाद में माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है क्या। एचपी जब हम पेप्समियर टेस्ट करते हैं तो सेल्स को देखते हैं कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज है। सेम तरीके से हम एचपीवी डीएनए टेस्ट करके देखते हैं कि एचपीवी का इन्फेक्शन है। क्या ये टेस्ट इफेक्टिव है? हमारे ही देश में टेस्ट का जांच किया है, क्योंकि हमारे देश में हर महिला स्क्रीनिंग के लिए हर 3 साल में नहीं जाती है, इसलिए हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि सिंगल राउंड ऑफ एचपीवी डीएनए टेस्टिंग अगर हमने 35-40 इयर्स में कर दिया है, एक बार भी महिला को टेस्ट कर दिया, तो चांसेस है कि हम ये बीमारी पकड़ सकते हैं और उनको ट्रीट करके हम उनका सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड डेथ कम कर सकते हैं। दूसरा जो टेस्ट है, जो हमने बोला कि सिंपल से टेस्ट है कि हम स्पेशलाइज सॉल्यूशंस लगाते हैं सर्विक्स को, ये भी वेरी इजी टेस्ट रहता है, ओपीडी में किया जाता है, 5-10 मिनट का टेस्ट रहता है। और अगर ऐसे कुछ एसिटोवाइट एरिया है या ये लुगल्स पॉजिटिव एरिया है, ऐसे कुछ एबनॉर्मेलिटीज आए तो वहां से बायोप्सी लेकर देखा जाता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है और उस हिसाब से हम टेस्ट करके उसके बाद जांच करके ट्रीटमेंट देते हैं। और ये भी टेस्ट हमारे देश में ही प्रूव किया गया है कि ये भी टेस्ट करके हम सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड मोर्टेलिटी यानी सर्वाइकल कैंसर की वजह से होने वाले डेथ्स प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनिंग किसने करना चाहिए, कितने ऑफन करना चाहिए? तो हर महिला जो सेक्सुअली एक्टिव है आफ्टर द एज ऑफ 21 इयर्स, उन्होंने ए पेप्समियर का टेस्ट वंस इन 3 इयर्स करना है। हर साल भी करने की जरूरत नहीं है, 3 साल में एक बार डॉक्टर के पास जाकर ये टेस्ट करनी चाहिए। आफ्टर 30 इयर्स there is another option of doing HPV DNA testing. If you are doing HPV DNA and a pap smear, ये दोनों टेस्ट अगर आप कर रहे हो 30 साल के बाद, तो एक जो टेस्टिंग का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाया जा सकता है, 5 साल में एक बार किया जा सकता है।
और ये टेस्टिंग 65 इयर्स तक कंटिन्यू करना है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू HPV वैक्सीनेशन। तो अभी हमें पता है कि HPV हाई रिस्क HPV टाइप रहते हैं और ये HPV टाइप का इन्फेक्शन हुआ तो सर्वाइकल कैंसर होता है। तो इसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप किए गए हैं जो देकर हम HPV वायरस का इन्फेक्शन रोक सकते हैं। तो हमारे पास अभी 3 वैक्सीन है। बाइवेलेंट वैक्सीन जिस सर्वारिक नाम से आता है, जिसमें 16-18 ये जो हाई रिस्क वाले वैक्सीन वायरसेस है वो कवर होते हैं। क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जिसको हम गार्डासिल बोलते हैं, उसमें 16-18 6-11 लो रिस्क वायरसेस भी इंक्लूडेड है जो हमें जेनाइटल वार्ड से प्रोटेक्शन देता है। और नैनोवेलेंट वैक्सीन गार्डासिल 9 वो भी अवेलेबल है जिनमें और एक्सटेंडेड ग्रुप ऑफ वायरसेस, ऑन्कोजेनिक वायरसेस इंक्लूडेड है। और ये वैक्सीन देने से हम ये HPV वायरस का इन्फेक्शन रोक सकते हैं। तो जब हम ये वैक्सीन देते हैं, ये वैक्सीन अब 9 to 45 इयर्स के लिए रिकमेंडेड है। दे आर टू बी प्रेफरेबली be given before 26 years of age। और जितने जल्दी हम देते हैं, जैसे कि 9 to 14 इयर्स में हम जब देते हैं तब वो 2 डोसेस में दिया जाता है और 15 इयर्स के बाद वो 3 डोसेस में दिया जाता है। ये वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव तभी होते हैं अगर हमने वो वैक्सीन वायरस के इन्फेक्शन के होने के पहले दे दिया तो इसका इफेक्टिविटी ज्यादा रहता है। इसलिए वी प्रिफर गिविंग इट बिफोर 26 इयर्स ऑफ एज। आफ्टर अ वुमन हैज बिकम सेक्सुअली infected with this virus, तो उसके बाद उसका इफेक्टिविटी 0 नहीं होता है, लेकिन अगर उस स्ट्रेन से वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो उसका इफेक्टिविटी कम हो जाता है। इसलिए वी प्रिफर टू गिव इट एट द अर्लियर एजेस। तो यही वैक्सीन है, आइदर 2 डोसेस या 3 डोसेस में ये वैक्सीन दिए जाते हैं। Who should not be taking this vaccine? If you are pregnant, if one is severely ill और आपको प्रीवियस डोसेस को कुछ एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो तो ये वैक्सीन नहीं दिया जाता है। क्या ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है? जैसे कि बाकी वैक्सीन के नॉर्मल साइड इफेक्ट रहते हैं, जैसे कि वो जहाँ इंजेक्शन देते हैं वहां स्वेलिंग होना या वहां पेन होना, वो सारी चीजें हो सकती है। कभी कभी फेंटिंग एपिसोड हो सकते हैं, इसलिए यूजुअली लाइन डाउन पोजीशन में ये वैक्सीन दिया जाता है। अदरवाइज नो मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस वैक्सीन। अगर कोई महिला ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव है और आपको ये वैक्सीन नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये बीमारी प्रिवेंट करने के लिए आपको रेगुलर पेप्समियर करना है। बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन लाइक यूजिंग कंडोम विल डिक्रीज द चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। हेल्दी लाइफस्टाइल्स जैसे कि स्मोकिंग अवॉइड करना या मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ, maintaining a good immunity will decrease your chance of getting infected and increase your chance of clearing this virus if you are already infected। and after all we should be aware about कि क्या सिम्टम रहते हैं जिसकी वजह से, जैसे कि पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग या पूरा महीना बंद होने के बाद पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ऐसे कोई सिम्टम्स आए तो डॉक्टर को जाकर जल्दी दिखाना होता है। अगर आपने वैक्सीन लिया हो तो क्या आपको स्क्रीनिंग करने की जरूरत है? तो हाँ, अगर आपने वैक्सीन पूरा डोज वैक्सीन भी लिया हो तो भी रूटीन रेगुलर स्क्रीनिंग हर महिला का होना चाहिए। तो हम क्यों इतना स्ट्रेस करते हैं कि हम अर्ली डिटेक्ट करें? ये रीजन है, अगर हमने प्री कैंसरस स्टेज में किसी की बीमारी को डिटेक्ट किया, अगर प्री कैंसरस स्टेज में सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट किया तो उसका पूरा ठीक होने का चांसेस ऑलमोस्ट 100% रहता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है वैसे वैसे पूरा ठीक होने का चांसेस कम होते जाता है। तो ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि एबनॉर्मल ग्रोथ रहता है लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स में।
जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है वैसा उसका स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ते हैं कि स्टेज 1 में वो सर्विक्स को ही लिमिटेड रहता है, स्टेज 2 में वो थोड़ा सा बाहर योनि मार्ग पर जाने लगता है, स्टेज 3 में वो लेटरल जो टिश्यू रहते हैं वहां जाने लगता है, और स्टेज 4 में वो एडजेसेंट ऑर्गन में स्प्रेड होता है और दूर के ऑर्गन में भी स्प्रेड होता है। कैसे ट्रीट करते हैं हम उस कैंसर को? अगर ट्रीटमेंट की वजह से हम उसको 2 स्टेज क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक है अर्ली स्टेज और दूसरा है लोकली एडवांस। अर्ली स्टेज यानी जब सर्विक्स को लिमिटेड रहता है तब सर्जरी का ऑप्शन रहता है हमारे पास कि सर्जरी करके ये बीमारी निकाली जा सकती है। अर्ली स्टेज में हम कीमो रेडिएशन से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो भी इक्वली इफेक्टिव है, और जब वो लोकली एडवांस होता है तब उसको कीमो रेडिएशन से ट्रीट किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये जो बीमारी है वो अर्ली एजेस में होती है, जैसे कि 35-36 इयर्स में भी दिखाई देती है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनका फैमिली कंप्लीटेड नहीं रहता है, तो क्या इन लोगों के लिए हमारे पास कोई ऑप्शंस है क्या? डेफिनेटली ये जो ऑप्शंस रहते हैं वो ट्रेन डॉक्टर से ही लेने चाहिए, लेकिन वेरी फ्यू पेशेंट वी कैन ऑफर देम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑप्शंस। वो सिलेक्ट ग्रुप में ही किए जाते हैं, हाई रिस्क ग्रुप में हम नहीं करते हैं, जब डिसीज बहुत छोटा रहता है, कहीं पर भी स्प्रेड नहीं रहता है, तो ही ये ट्रीटमेंट ऑप्शन हम देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि उतना अफेक्टेड पार्ट ही एडिक्वेट मार्जिन लेकर हम निकाल देते हैं और बचा हुआ बच्चादानी और योनि मार्ग को जोड़ देते हैं ताकि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए, और बाद में प्रेगनेंसी के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसके जो फर्टिलिटी के आउटकम्स है वो क्वाइट अच्छे हैं, लेकिन ये चीज याद रखनी चाहिए कि ये एक्सपर्ट डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लेने चाहिए। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड बी इन्फॉर्म कि ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, लेकिन इस समस्या पर हमारे पास ये समस्या होने से हम रोक सकते हैं अगर हम वैक्सीनेट करें हमारे गर्ल चाइल्ड को, और हम रेगुलरली स्क्रीनिंग करें तो ये प्री कैंसरस स्टेजेस में डिटेक्ट करके हम पूरी तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। एज ए इनिशिएटिव टू प्रिवेंट दिस सर्वाइकल कैंसर, we have started a woman cancer screening clinic at PD Hinduja Hospital, which we are running on every Wednesday, and all the women can take advantage of this clinic. Thank you.